Good morning all of you. Today I will discuss the lecture on the unitary features of the Indian Constitution. आज हम आपको एकात्मक संविधान के लक्षण बताएंगे. I have given the point of the unitary constitution. I have already told you that what was the point of the unitary constitution of India. संघात्मक संविधान के लक्षण बताने के बाद हम एकात्मक संविधान की चर्चा कर रहे थे. एकात्मक संविधान में कुछ प्रमुख तत्व हैं जिसको कि हमने कल बताया था कि उसमें फर्स्ट पॉइंट इज कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, राज्यपालों की नियुक्ति. सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति. द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑन द स्टेट लिस्ट. और तीसरा है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं को बदलने की संसद की शक्ति. नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं तथा नामों को बदलने की संसद की शक्ति. अल्टर द एरियाज ऑफ द स्टेट, अल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स. तो और चौथा है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध. तो फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स. भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. और आर्टिकल 155 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स. राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति. राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. और अनुच्छेद 156 के अंतर्गत, आर्टिकल 156 के अंतर्गत राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है. मीन्स गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इज ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 156. अंडर आर्टिकल 155 द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स may be appointed, will be appointed by the President of India, and he will hold the office on the pleasure of the President of India. Means राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे. और वह राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी न होकर के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है. और कोई भी अधिनियम विधानमंडल द्वारा जो पारित किया जाता है, बिना राज्यपाल की अनुमति के अधिनियम का रूप नहीं ले सकता. अर्थात कोई भी विधेयक जो विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, बिना राज्यपाल की अनुमति के अधिनियम का रूप नहीं ले सकता है. लेकिन कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकता है. उनमें से कुछ ऐसे जो है विधेयक हैं जिनको कि
राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकता है। तो उसमें से अंडर आर्टिकल 201, आर्टिकल 288 सब क्लास 2, आर्टिकल 304B, ये ऐसे अनुच्छेद हैं इन पर राज्यपाल राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक को अनुमति के लिए भेज सकता है। 201 के अंतर्गत जो है कोई भी विधेयक जो आरक्षित विधेयक है उनको उनमें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। 288 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल करारोपण के संबंध में, टैक्सेशन के संबंध में राष्ट्रपति का परामर्श ले सकता है, उनके विचारार्थ भेज सकता है। और 304B के अंतर्गत राज्य विधानमंडल राज्य के संबंध में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के संबंध में एक राज्य से में अगर कोई व्यापार वाणिज्य समागम का कोई कर अधिरोपित करना है तो राज्य का विधानमंडल वहां पर राष्ट्रपति की सलाह ले सकता है। तो 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रपति विचार विमर्श के लिए किसी भी विधेयक को, राज्यपाल विचार विमर्श के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। लेकिन राज्यपाल अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है। जैसे अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की हुई कही जाती है। हमेशा कहा लिखा गया है कि 166 के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। इस प्रकार से राज्यपाल को सरकारी कार्यों के संचालन की भी जिम्मेदारी प्रदान की गई है, क्योंकि यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और तो इस प्रकार से राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है यह केंद्रीय व्यवस्था पर एक आघात पहुंचाता है। कहा गया है यहाँ पर केंद्रीय व्यवस्था पर जो है ये संघवाद के विपरीत है, इसलिए भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप का है, इसलिए एकात्मक के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसे उदाहरण नगण्य ही है जबकि राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कोई विधेयक भेजा। इनमें इंडी केरल एजुकेशन बिल ऐसा है, इंडी केरल एजुकेशन बिल, केरला एजुकेशन बिल एक ऐसा मामला है जिस पर कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए इस विधेयक को भेजा था। तो ऐसे उदाहरण नगण्य ही है, लेकिन विशास्त्रियों का मत है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स इन द स्टेट इज द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। कब, किस परिस्थिति में? राष्ट्रीय हित में। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। इस कहने का तात्पर्य है कि संसद की शक्ति कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति है, भारतीय संविधान में कुछ ऐसी भी
परिस्थितियां दी गई हैं, जबकि विषय अगर राष्ट्रीय हित का है तो वहां पर संसद को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट to legislate in the national interest, and state list मीन्स राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद आर्टिकल 249 के अंतर्गत यदि राज्य सूची के विषय पर यदि राज्यसभा अपने 2/3 संकल्प द्वारा यह पारित कर देती है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की आवश्यकता है, मीन्स अगर राज्य सूची के विषय पर बहुमत से संसद यह पारित कर देती है, राज्यसभा यह पारित कर देती है कि राज्य सूची पर विषय कानून बनाना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और विधिशास्त्रियों का यह मत है कि यह संघीय व्यवस्था पर एक आघात है, क्योंकि भारतीय संविधान में देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्रीय सरकार केंद्रीय विषय पर कानून बनाती है, संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, तथा राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करती है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार कानून बनाती है, जो केंद्रीय स्तर का कानून होता है, संघ सूची के विषय होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो क्षेत्रीय स्तर का कानून होता है, कभी कभी वह राष्ट्रीय हित का हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा यदि ऐसा संकल्प पारित कर देती है तो क्षेत्रीय हित का महत्व भी बदल करके राष्ट्रीय हित का हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर केंद्र सरकार को संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस व्यवस्था में संघीय सिद्धांतों पर विशास्त्रियों का मत है कि यह संघीय सिद्धांत पर आघात है, क्योंकि संसद चाहे तो किसी विषय को क्षेत्रीय हित के विषय को राष्ट्रीय हित का विषय बना सकती है, और उस पर आवश्यकता महसूस अगर करती है तो वहां पर कानून बना सकती है। इस प्रकार से संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया अधिकथित की गई है जिसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। वहां पर संशोधन करने की आवश्यकता कहा गया कि इस प्रकार से संसद में संशोधन करना पड़ेगा और क्षेत्रीय हित के विषय को राष्ट्रीय हित का विषय के हित को बनाना पड़ेगा। लेकिन भारत में संविधान को संशोधन करना, भारतीय संविधान में ऐसा संशोधन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि भारतीय संविधान में ही हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा बंध अधिकथित किया है जिसके तहत जो है संविधान के अंतर्गत ही राष्ट्रीय हित के विषय को
क्षेत्रीय हित के विषय को राष्ट्रीय हित का विषय मान लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में संसद जो है राष्ट्रीय हित के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो भारतीय संविधान के कुछ विधिशास्त्रियों द्वारा इस मत की आलोचना की गई है कि यह संघीय व्यवस्था पर आघात है। ऐसी परिस्थिति में संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब विषयों का विभाजन किया गया है, क्षेत्रीय हित और राष्ट्रीय हित, तो ऐसी परिस्थिति में यह उचित ही है, आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय हित का विषय का महत्व राष्ट्रीय हित बनाया जा सकता है। तो विधिशास्त्रियों ने इस सिद्धांत पर भी इसकी आलोचना की है और कहा है कि ऐसी परिस्थिति में संसद को जब राष्ट्रीय हित के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो यह भी एकात्मक संविधान का एक लक्षण है। और अगला पॉइंट है कि जो है संसद जो है किसी दो या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है अथवा किसी भी क्षेत्र राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। मीन्स alter the boundary of the state, मीन्स पहला क्या है, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर के किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद के अधिकार प्राप्त है कि alter the boundaries of the state and alter the areas of the state, increase the boundaries of the state, diminish this boundaries of the state, or alter the name of the state। इस तरह से जो है राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को अधिकार प्राप्त है किसी राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों को बदलने की संसद की शक्ति, तो संसद को अधिकार प्राप्त है संसद की शक्ति कि दो या अधिक राज्यों को मिलाकर के किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है तथा किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, किसी भी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात किसी भी संसद को अधिकार प्राप्त है कि alter the areas of the state, alter the boundaries of the state, diminish the areas of the state and declare the name of the state and declare the boundaries of the state। इस प्रकार से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है किसी भी राज्य के क्षेत्र, दो या अधिक राज्य है उनके मिलाकर नया स्टेट बना देगी और किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह भारतीय संविधान को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। इसलिए कहा गया है कि ये भी संघात्मक संविधान पर एक आवश्यक आघात है। इस परिस्थिति में हमारा संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है।
तो नेक्स्ट I will deliver the next lecture tomorrow. Thank you very much.